हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट 5 पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। सो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको इस पूरे यूनिट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएं, आपको पता चले कि कौन कौन से पॉइंट्स में हमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। एंड इन द लास्ट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए, यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो एंड जानते हैं पर्सनालिटी के बारे में कि पर्सनालिटी क्या होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं द सम ऑफ टोटल ऑफ द फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडिविजुअल दैट कॉल्ड पर्सनालिटी। किसी भी इंसान के अंदर उसके फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल जो भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उन सभी चीज़ों को हम पर्सनालिटी में इंक्लूड करते हैं। इन सभी चीज़ों से मिलकर ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। पर्सनालिटी से रिलेटेड आप एक डेफिनेशन भी देख सकते हैं। Personality is the sum of activities that can be discovered by an actual observation over a long period of time to give reliable information। जो हमारी पर्सनालिटी है वो सभी एक्टिविटीज़ का सम है, जो कि हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड में देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, देन उसे अपने अंदर अपनाते हैं। तो उन सभी चीज़ों से मिलकर ही हमारी पर्सनालिटी बनती है। सो आई होप कि पर्सनालिटी की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सो फर्स्ट है हमारा पॉइंट, पर्सनालिटी इज़ यूनिक एंड स्पेसिफिक। पर्सनालिटी हर पर्सन की, हर एक इंडिविजुअल की अलग है एंड स्पेसिफिक है। पर्सनालिटी हमारी जैसी बन जाती है देन वो स्पेसिफिक होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं बहुत मुश्किल से जाकर वो निकल पाती हैं। जैसा हमारा नेचर है, हमारा सोशल है, हमारे इमोशंस जिस तरह के हैं वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, पर्सनालिटी इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। व्यक्तित्व आत्म चेतना है। जो हमारी पर्सनालिटी है वो आत्म चेतना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। देन थर्ड पॉइंट है, पर्सनालिटी इंक्लूड्स एवरीथिंग अबाउट अ पर्सन। जो हमारी पर्सनालिटी है उसमें इंक्लूड एवरीथिंग होती है, मीन्स हर चीज़ जो हमारे अंदर है वो सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी में इंक्लूड होंगी। फोर्थ पॉइंट है हमारा, पर्सनालिटी इज यूनिफाइड होल। पर्सनालिटी समग्र है, मीन्स ओवर ऑल थिंग इज पर्सनालिटी इन द पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पर्सनालिटी एम्स टूवार्ड सम स्पेसिफिक गोल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारी पर्सनालिटी है उसका एम्स है सम स्पेसिफिक गोल ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारे अंदर डेवलपमेंट है उसके जो गोल्स हैं, किस तरह से हम अपने अंदर डेवलपमेंट लाएंगे, चेंजेस किस तरह से लाएंगे, तो हमारी पर्सनालिटी उसी ओर जाती है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो हमारी पर्सनालिटी है वो प्रोडक्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। हमारी पर्सनालिटी दो चीज़ों से मिलकर बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमारे बर्थ के टाइम हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। सेकंड है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से हमारी पर्सनालिटी अफेक्टेड होती है। जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, हमारा नेचर होगा, हमारे आसपास के लोग होंगे, उसी तरह हमारी पर्सनालिटी बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंपोज ऑफ प्रीसेंस्टेड क्वालिटी। व्यक्तित्व निरंतर गुणवत्ता है। जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारी पर्सनालिटी है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ न्यू एड ऑन होता रहता है। हम कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, कभी दूसरों को देखकर सीखते हैं, कभी हम खुद में ही चेंजेस लाने के बारे में सोचते हैं। सो हमारी पर्सनालिटी में गुणवत्ता, प्रेस्टीज आती रहती है। नेक्स्ट है हमारा, पर्सनालिटी इज डायनामिक। व्यक्तित्व गतिशील है। जो पर्सनालिटी है हमारी वो डायनामिक है, वो हमेशा चलती ही रहती है, कभी रुकती नहीं है। सो आई होप कि आपको नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। उसके बाद हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। अब एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं पर्सनालिटी के, वो भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स एंड मोरल एस्पेक्ट्स। ये हमारे 5 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को एनहेंस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में या यूनिट टेस्ट में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी या एनीथिंग अदर यू कैन फाइंड इट।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, हमारी पर्सनालिटी पर किन किन फैक्टर्स का प्रभाव पड़ता है। पहला फैक्टर है हमारा पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सेकंड हेरिडिटी फैक्टर एंड थर्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फैक्टर विच आर influencing on our personality development. So first of all we will discuss about personal and psychological factor. इसमें भी हमारे कुछ सब पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट सब पॉइंट है हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज़। जो हमारा पर्सनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसमें हमारा इन्फ्लुएंस होती है इंटेलिजेंसी एंड मेंटल एबिलिटीज़, कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं और हम किस तरह से सोचते हैं, क्या क्या हमारे अंदर इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज़ हैं। देन सेकंड फैक्टर है हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट भी हमारी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करता है। देन थर्ड पॉइंट है लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड एस्पिरेशन, किस टाइप से हम मोटिवेट होते हैं एंड एस्पिरेशन हमें किस तरह से मिलता है चीज़ों को करने के लिए। उसके बाद इमोशनल मैच्योरिटी, कि हम इमोशनली कितने मैच्योर हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर हम रोते तो नहीं है या अदर एनीथिंग। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम, हमारा खुद की अवधारणा क्या है, सेल्फ स्टीम हमारा आत्मनिर्भरता, हम किस तरह से खुद को देखते हैं, वो चीज़ें भी हमारी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करती हैं। उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर, जो बायोलॉजिकल फैक्टर है उसमें हमारा नर्व सिस्टम एंड हमारी हेल्थ आ जाएगी, कि हमारी जो हेल्थ है वो हमारी पर्सनालिटी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर हम हेल्थी नहीं होंगे, हमारे बॉडी पेन होगा, हमारे नर्व सिस्टम ठीक नहीं होंगे, देन इट विल अफेक्ट ऑन अवर पर्सनालिटी। उसके बाद फिजिकल फैक्टर, हमारा फिजिकल फैक्टर भी हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। देन हमारा सेकंड पॉइंट है हेरिडिटी, हेरिडिटी में जीन्स, वो चीज़ें जो हमें हमारे पेरेंट्स की देन है, तो वो चीज़ें हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, जैसे कि हमारी हाइट, वेट, हमारा कलर ऑफ स्किन, तो ये सभी चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू ही मिलती हैं, उन्हीं पर यह अफेक्ट होता है। तो जैसे हमारे पेरेंट्स होंगे उसी टाइप से हमारा फिजिकल एस्पेक्ट्स, हमारे हाइट, वेट एंड हमारा कलर, आइज कलर, हेयर कलर, ये सभी चीज़ें हम एड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर आता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारी फैमिली रिलेटेड, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड कल्चर एनवायरनमेंट, लर्निंग स्कूल एनवायरनमेंट, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, फिर चाहे वो फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, हमारी सोसाइटी हो, हमारा स्कूल हो, तो ये सभी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में ऐड होती हैं और सभी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी पर अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी सोसाइटी पढ़ी लिखी है, देन हमें पढ़ाई की बहुत ज़्यादा अहमियत होगी, हमें इम्पोर्टेंस पता होगी एंड हमारा जो माइंड है वो स्टडी की ओर ही आकर्षित होगा। अगर हमारा जो सोसाइटी है, हमारी फैमिली है, वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो हम ज़्यादा पढ़ाई के लिए उत्सुक नहीं होंगे, हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा स्टडी के लिए। सो हमारा एनवायरनमेंट हमारी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। देन उसके बाद है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी के स्ट्रक्चर क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा इड, सेकंड है हमारा ईगो एंड थर्ड सुपर ईगो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इड? इड होती है जिद, जो कि हम बचपन में बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक खिलौना देखा, एक टॉय हमें बहुत पसंद है, तो किसी भी तरह हमें वो चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा हो, बुरा हो, हेल्थी हो, अनहेल्थी हो, बट हमें वो चाहिए। हम उसके लिए रोएंगे, हम खाना पीना छोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि हमें वो चाहिए और किसी भी कीमत पर हम वो लेकर ही रहेंगे। दैट इज कॉल्ड इड। बट अगर हम बात करें ईगो की, सो ईगो इज समथिंग डिफरेंट। ईगो में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मीन्स जो हमारे लिए अच्छा है हम वो करेंगे, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो दूसरों के लिए नुकसानदायक है या नहीं है, हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे। वी थिंकिंग अबाउट आर सेल्फ। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल, जो हमारे लिए रियल है हम उसी के बारे में सोचेंगे, दैट इज कॉल्ड ईगो। बट अगर हम बात करें सुपर ईगो, देन इट विल वर्क्स ऑन मोरल प्रिंसिपल, ये नैतिक मूल्यों पर ध्यान देता है। सुपर ईगो में हम अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सुपर ईगो। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में सबसे अच्छे स्ट्रक्चर की बात करें, सो दैट इज सुपर ईगो, बिकॉज इट हमें उस ओर धकेलती है जहाँ पर हमें हर कीमत पर वो चीज़ चाहिए होती है। एंड अगर हम ईगो के बारे में बात करें, तो ईगो में वो चीज़ इंक्लूड होती है जहाँ हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट सुपर ईगो में हम इन द ऑल ओवर वर्ल्ड, हम सभी के बारे में सोचते हैं। सो आई होप कि आपको पर्सनालिटी रिलेटेड सभी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन पर्सनालिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए, आई होप कि आप बहुत अच्छे से उसे करेंगे।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफेंस मैकेनिज्म, रिएक्शन टू एन एंग्जाइटी। तनाव जब हमें होता है तो हम किस प्रकार उससे खुद को बचाएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म आप मतलब ही समझ रहे होंगे, अपने आप को डिफेंस करना, कुछ ऐसे मैकेनिज्म, कुछ ऐसे उपाय जिनसे हम खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मीन्स सम टाइम हम फेल हो जाते हैं, कुछ हमारे साथ बुरा हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करें। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सभी थिंकिंग से हमें किस तरह से बाहर आना है, वही होता है हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। तनाव से खुद को किस तरह से बाहर निकालना है, तो उसके बहुत सारे उपाय हैं जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है दमन, चिंतित बातों को भूल जाना। वो चीज़ें हमें दुख पहुंचा रही हैं, हमें उनसे दुख हो रहा है, तनाव हो रहा है, हम उसके थ्रू कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उन चीज़ों को अपने माइंड से निकाल देना, उनके बारे में ना सोचकर कुछ और सोचना, उन चीज़ों को इग्नोर कर देना। फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप में है, उसका ब्रेकअप हो जाता है, तो वो अपने उस पार्टनर के बारे में ना सोचकर अपने फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो जाता है, उसको भूलने की कोशिश करता है। सो इट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। देन नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, तर्क देकर मन को शांत करना। फॉर एग्जाम्पल हम फेल हो गए, सो हम बोलेंगे सिर्फ हम ही थोड़ी फेल हुए हैं, हमारे साथ और बच्चे भी फेल हुए हैं। सो इट इज़ कॉल्ड रेशनलाइजेशन, कि हमने तर्क दिया है खुद को कि सिर्फ हम फेल नहीं हुए, बाकी सब भी फेल हुए हैं। सो ऐसा हो सकता है, इट्स नॉर्मल थिंग। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, अपने विचारों व भावनाओं की अभिव्यक्ति कहीं और करना। मीन्स अपने पेरेंट्स से हम कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, बट ड्यू टू सम रीजंस हम वो बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बातें हम किसी और से शेयर कर देते हैं। तो ये अपने विचारों को, अभिव्यक्तियों को कहीं और, किसी और के साथ शेयर करना, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, कि जो चीज़ हमें जहाँ करनी है वो हम वहाँ ना करके कहीं और कर रहे हैं। इसके बाद फोर्थ है हमारा प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। इसका मतलब है दूसरों में दोष व कमजोरियों के द्वारा संतुष्टि। इट मीन्स अगर हम फेल हो गए हैं तो इसका दोष हम किसी और को देंगे, कि टीचर ने हमें अच्छा नहीं पढ़ाया, हमारे पास बुक नहीं थी, हमारे पास वो मटेरियल नहीं था जिसके थ्रू हम पास हो सकते थे, या फिर जो हम पढ़ कर गए वो पेपर में आया ही नहीं। सो इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, कि हम दूसरों में दोष और कमजोरियां निकालते हैं खुद को संतुष्टि देने के लिए। उसके बाद हमारा फिफ्थ आता है रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स वापसी, प्रतिगमन, पुरानी जिंदगी में वापस लौट आना। सम टाइम हम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड बिजनेस में फेल हो जाते हैं, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो हम क्या करेंगे, हम उस बिजनेस को छोड़कर जो काम हम पहले करते थे वही काम हम पहले करने लगेंगे। तो हमें लगेगा लाइफ हमारी वापस पहले जैसी हो गई है। इट इज़ कॉल्ड रिग्रेशन, हम अपनी पुरानी लाइफ में वापस आ जाते हैं। सिक्स है हमारा सब्लिमेशन, उच्च बनने की क्रिया, पॉजिटिव वे सेटिस्फेक्शन। मीन्स हम कुछ काम करना चाहते हैं, हमें उसमें फेलुअर हुई। फॉर एग्जांपल हम पढ़ाई कर रहे थे बट हम हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, बट हम स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तो हम पढ़ाई को छोड़कर स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाने की कोशिश करेंगे। सो इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव वे सेटिस्फेक्शन, की जो हमारी पावर है, जो सुपर पावर है, उसे हमने उसी चीज़ में ऐड किया जो हम करना चाहते थे, जो हम पहले कर रहे थे उसे हमने छोड़ दिया। हमने नेगेटिव कुछ किया ही नहीं, बल्कि पॉजिटिव वे में अपने जो पावर है उसको यूज़ किया। उसके बाद आता है 7 पॉइंट डेनियल, डेनियल इनकार। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है तो हम खुद को ये भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं कि उसकी डेथ नहीं हुई है, वो कहीं गया हुआ है, वो वापस आएगा। तो इस तरह से ये हमारा सेटिस्फेक्शन होता है, डेनियल। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन, पहचान। हम उन चीज़ों को पहचानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ, हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। चीज़ों को हम पहचान लेते हैं और पहचानने के बाद हम खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। इसके बाद 9 पॉइंट है कॉम्पेशन, नुकसान की भरपाई, इन्वॉल्व इन अनदर एक्टिविटीज। हमें किसी चीज़ में नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई हम किसी और चीज़ में करेंगे, खुद को सेटिस्फाई करेंगे कि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ तो शायद इसमें कुछ अच्छा होगा, हम कुछ और काम कर लेते हैं तो शायद वो हमारे लिए अच्छा हो। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉल, निकासी। ये भी कुछ कुछ हमारे रिग्रेशन जैसा ही है। इसके बाद सिंपैथी, सहानुभूति, हमें किसी की सहानुभूति चाहिए और कोई हमें सहानुभूति दिखाता है तो हमारी जो टेंशन है, एंग्जाइटी है, वो थोड़ा सा कम हो जाती है। इसका डे ड्रीमिंग, हम कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, अभी हमारी एज नहीं है या फिर हम इतने कैपेबल नहीं है कि हम बन पाए, तो हम डे ड्रीमिंग करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को ऑटोमेटिकली सोचने लगते हैं कि हाँ हम ये कर रहे हैं, ऐसा हम जब हम बन जाएंगे हम ये करेंगे, ये करेंगे। सो इससे हम खुद को सेटिस्फाई करते रहते हैं।
थर्ड है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन, प्रतिक्रिया गठन। या हम सोचते हैं उन चीज़ों के बारे में कि किसने हमें ऐसा बोला तो हम उसको ये आंसर करेंगे, अगर ऐसा हुआ हमारे साथ लाइफ में तो हम इस टाइप का काम करेंगे। तो यह होता है हमारा रिएक्शन फॉर्मेशन की चीज़ों की प्लानिंग हम पहले से ही करके चलते हैं। एक्शन आउट, एक्शन ले लेते हैं, मतलब हमारे साथ कोई एनेक्साइटी हुई तो हम उसमें कोई कदम उठा लेते हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ है सोमेटाइजेशन, समीकरण। सो आई होप कि आपको डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या होते हैं, किस तरह से हम अपनी एनेक्साइटी को दूर कर सकते हैं, इन मैकेनिज्म्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, कि एक टीचर का एंड पेरेंट्स का क्या रोल है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर सक्सेस, एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए सक्सेस के लिए। बिकमिंग अ रोल मॉडल, एक टीचर को एंड एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की नज़रों में रोल मॉडल होना चाहिए या बनना चाहिए। क्रिएटिंग हेल्थी क्लासरूम एनवायरनमेंट, एक टीचर को अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट हेल्थी रखना चाहिए, हेल्थी बनाना चाहिए। एनकरेजिंग एंड टॉलरेंस एटीट्यूड, एक टीचर का पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो एनकरेजिंग एंड टॉलरेंस वाला होना चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द चाइल्ड, एक चाइल्ड की स्ट्रेंथ को पहचानना चाहिए कि क्या उसकी पावर है, क्या वो कर सकता है, और उसे मोटिवेट करना चाहिए। प्रोवाइडिंग फ्री एंड फेयरलेस एनवायरनमेंट, उसे एक फ्री एंड फेयरलेस, एक निडर एनवायरनमेंट देना चाहिए, कि ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ एक बच्चा बिना डरे अपनी बातों को कह सकता हो। प्रोविज़न फॉर ऑफ हेल्थी न्यूट्रिशंस फूड एंड फिजिकल एक्टिविटीज़, एक पेरेंट्स को अपने बच्चों की पहचाननी चाहिए, उनकी हेल्थी आदतें पहचाननी चाहिए, उन्हें हेल्थी फूड एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर क्रिएटिव एबिलिटीज़, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ है उसे एक्सप्लोर करने की। फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड एक्सेप्टेंस, बच्चों के अंदर फीलिंग डेवलप करनी चाहिए कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है तो वो उसे एक्सेप्ट करना सीखें, ना कि अपनी गलती को दूसरों पर थोपें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हैबिट्स। अब हैबिट्स क्या है, आदतें। हमेशा आप जानते हैं दिस इज माई हैबिट, दिस इज माई हैबिट, तो क्या है ये आदतें। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अप हैबिट्स, जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस है उसके थ्रू हमारी हैबिट्स बिल्डअप होती हैं। बट हैबिट्स हैं क्या, हैबिट्स आर इकोनॉमिकल ऑफ थॉट्स एंड एनर्जी, जो हमारी हैबिट्स हैं वो इकोनॉमिकल ऑफ थॉट्स हैं एंड एनर्जी हैं। जो भी काम हम करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड वो हमारी हैबिट्स हो जाती हैं। हमने कोई काम एक बार किया उसे हम कल करेंगे, परसों करेंगे, इट मीन्स वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखना स्लोली स्लोली करके हमारी आदत बन जाती है। द काइंड्स ऑफ हैबिट्स, हमारी हैबिट्स किस किस टाइप की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मैकेनिकल हैबिट्स, इस हैबिट्स में आएगा हमारा टाइपिंग, स्विमिंग, प्लेइंग। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग जब फ्री होते हैं वो टाइपिंग करने लगते हैं, या फिर म्यूजिक उन्हें पसंद होता है, सिंगिंग, डांसिंग। तो ये सभी चीज़ें हमारी हैबिट्स होती हैं, ये हमारी मैकेनिकल हैबिट्स में आएंगी जिसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा हैबिट्स ऑफ साइकोलॉजिकल कर्विंग, इसमें हमारा हंगर, स्मोकिंग एंड वॉट एवर, जो भी चीज़ें हम कुछ भी खाते पीते हैं फॉर द टाइम ऑफ नर्वसनेस, फॉर द टाइम ऑफ फ्रीली, तो वो चीज़ें हमारी हैबिट्स ऑफ साइकोलॉजिकल कर्विंग्स में आ जाएंगी। थर्ड हैबिट्स है हमारा नर्वस हैबिट्स, वो हैबिट्स जो हम नर्वस होते टाइम करते हैं, जैसे कि नेल्स बीटिंग, कॉलर चुइंग, आइज ब्लिंकिंग। सम टाइम आपने देखा होगा हम नर्वस होते हैं तो अपने नाखूनों को चबाते हैं, या फिर हम कॉलर चुइंग, अपने कॉलर को मुंह में ले लेते हैं, या फिर अनयूजुअली अपनी आइज को ब्लिंकिंग करते हैं, अब चक्कर लगाते हैं, चलते फिरते हैं इधर उधर। तो वो सारी चीज़ें जब हम नर्वस होते हैं उस टाइम की हमारी हैबिट्स बन जाती हैं। फोर्थ है हमारा स्पीच हैबिट्स, वो चीज़ें जो हम स्पीच देते टाइम यूज़ करते हैं, कुछ वर्ड्स जैसे कि लाइक, एंड, दैट, देन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम बोलते टाइम बार बार यूज करते हैं, देट आर हैबिट्स। फिफ्थ हैबिट्स है हमारी हैबिट्स ऑफ थॉट्स, जो चीज़ें हम सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं, वो हमारी आदत होती है। ऑलवेज रिमेंबरिंग टू गॉड, कुछ लोगों में आदत होती है हर टाइम हर सेकंड वो गॉड को याद करते हैं, कुछ भी काम हो, अच्छा हो बुरा हो, ओ गॉड है, भगवान या अल्लाह, इस टाइप के वर्ड्स वो यूज करते हैं। सो देट आर अवर हैबिट्स ऑफ थॉट्स। सिक्स हैबिट्स है हमारी हैबिट्स ऑफ फीलिंग, वो चीज़ है जो हमारी फीलिंग्स में एड ऑन हो जाती हैं, जैसे कि कोई दुखी है तो उसको ही फीलिंग को देखकर हम भी दुखी हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो उसकी फीलिंग को देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सो देट आर फीलिंग्स ऑफ हैबिट्स ऑफ फीलिंग्स। सेकेंड हैबिट्स है हमारी मॉरल हैबिट्स, जैसे कि स्पीकिंग ट्रूथ, हमेशा सच बोलना, लविंग यंगर्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो ये सारी चीज़ें हमारी मॉरल हैबिट्स होती हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स इन लर्निंग। लर्निंग में हैबिट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस के थ्रू बेटर एडजस्टमेंट विद एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट में बेटर एडजस्टमेंट कर पाते हैं। डाइमेनिश फैटिग्यू, थकान कम करते हैं। अपनी हैबिट्स के थ्रू हमारी थकान कम होती है लर्निंग में। बैलेंस पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी को बैलेंस करती हैं हमारी हैबिट्स। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर फॉर्मेशन, हमारा पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। ब्रिंग्स एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी, सटीकता और दक्षता लाता है। जो हमारी हैबिट्स हैं वो हमारे अंदर एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी लाता है। हैबिट्स टेक्स आर इजी टू लर्न, हैबिट्स के थ्रू हम जल्दी और आसानी से याद कर पाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा, हमारी खुद की क्या अवधारणा है, खुद का क्या कॉन्सेप्ट है। The totality of attitudes, judgments, and values of an individual relating to his behavior, abilities, and qualities. जो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा एटीट्यूड, हमारे जजमेंट, हमारा बिहेवियर, हमारी एबिलिटीज़ एंड हमारी क्वालिटीज़ ऐड होती हैं। टोटल एटीट्यूड मीन्स जो भी हमारे अंदर की सारी चीज़ें हैं, हमारी थिंकिंग है, हमारी जो भी फुलफिलनेस है, हमारे थॉट्स हैं, तो वो सभी चीज़ें हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट होंगी कि हमारी खुद की अवधारणा क्या है चीज़ों को देखने की। फॉर एग्जांपल किसी ने किसी की हेल्प की है तो हम उसको किस नज़रिए से देखते हैं, तो हमारे देखने का नज़रिया क्या है, वही है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सोशल कैरेक्टर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, जो एक पर्सन का सोशल कैरेक्टर है वो हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट में इंक्लूड होगा। फिजिकल अपीयरेंस एंड बॉडी इमेज ऑफ पर्सन। देन उसके बाद थिंकिंग, एप्टीट्यूडनल सेफ्ट। तो आई होप कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। इसके बाद कैटेगरी ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। हमारा दो टाइप का ही नजरिया होता है, एक या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव। इसके बाद फंक्शन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इवेलुएशन, हम खुद का इवेलुएशन किस टाइप से करते हैं? सेल्फ इक्वलाइजेशन, डिटरमाइनिंग वेदर बिहेवियर विल बी इनर आउटर डायरेक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रीडिस्टिंग द एक्टिविटीज इन विच वन विल एंगेज। तो आई होप कि आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान। अब आत्मसम्मान क्या है? अभी तक हमने आत्म अवधारणा पढ़ी, अब आत्मसम्मान। आपने सुना होगा काफ़ी टाइम बड़े लोग कहते हैं मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, तो किस टाइप से उन्हें वो ठेस पहुंचती है, क्या है आखिर ये आत्मसम्मान? सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ स्टीम रिफर्स टू अवर इवेलुएशन ऑफ अस, हम खुद को किस प्रकार से किस टाइप से इवेलुएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अगर हमने सोचा है कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो कोई हमें कितना भी ज़्यादा फोर्स कर ले हम चोरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें हमारा कैरेक्टर पता है, हमने खुद को इवेलुएट कर रखा है। अगर हम सोचें हम हमेशा सच बोलेंगे तो हम हमेशा सच बोलेंगे, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है देन हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो इस टाइप का नहीं है कि हम झूठ बोलें। एलिमेंट्स ऑफ सेल्फ स्टीम, अब सेल्फ स्टीम के एलिमेंट्स तीन हैं। फर्स्ट है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा। सेकंड सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। सेल्फ नॉलेज, जो हमारा आत्मज्ञान है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सेल्फ स्टीम के एलिमेंट्स हैं। इसके बाद स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग हाई सेल्फ स्टीम, हम हाई सेल्फ स्टीम किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। जैसे कि सेट अ गोल, हम अपने कोई गोल से सेट कर सकते हैं कि हमें ये करना है, तो इससे हमारा जो सेल्फ स्टीम है वो डेवलप होगा। खुद के लिए हमारा सम्मान बढ़ेगा, हम खुद को वैल्यू दे पाएंगे खुद की नज़रों में। सेकेंड है हमारा हैव नॉलेज अबाउट वंस स्ट्रेंथ, हमारी जो ताकत है हमें उसको पहचानना है कि हम क्या बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एक्सेप्ट मिस्टेक्स एंड फेलुअर्स, हमें अपनी हार को, अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहिए। एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग, हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स को एंड फीलिंग्स को कम करना चाहिए। वो चीज़ें जो हमें नेगेटिविटी की ओर लेकर जाती हैं उनसे हमें खुद को दूर रखना चाहिए। बी डिटर्मिनिस्टिक एंड रियलिस्टिक, हमें सच्चाई की ओर अग्र होना चाहिए। यूज़ ऑफ री, हमें दूसरों को खुद को री करना चाहिए, उन्हें शाबाशी देनी चाहिए। सेल्फ एप्रिसिएशन, हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया, इससे हमें खुद को खुशी महसूस होगी, हमारी सेल्फ स्टीम में इंक्रीजिंग होगी। इसका सेल्फ चैलेंजेस, एक्सेप्ट चैलेंजेस, हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए।
इसके बाद छोटी छोटी सी डेफिनेशन है यहाँ पे, सेल्फ कॉन्सेप्ट की, सेल्फ स्टीम की, सेल्फ इमेज की एंड लेबलिंग। मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए इन सभी चीज़ों के बारे में। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ बिलीव्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स विच वी हैव अबाउट आवर सेल्फ। हमारे अंदर जो खुद के आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं एंड फीलिंग्स, वो हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। सेल्फ स्टीम, द जजमेंट वी मेड अबाउट आवर एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। हमारी एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के ऊपर जो हम खुद का जजमेंट निकालते हैं, वह हमारा सेल्फ स्टीम होता है। सेल्फ इमेज, we know about ourselves, including physical and psychological aspects of oneself। हमें खुद के बारे में पता है, अपने फिजिकल भी साइकोलॉजिकल भी सारे एस्पेक्ट्स पता हैं, तो वही हमारी सेल्फ इमेज होती है कि कहाँ हम क्या हैं, हम कितना पानी में हैं, कितने ऊपर हैं, तो वही हमारी सेल्फ इमेज होती है। लेबलिंग, आइडेंटिफाई अ पर्सन एज डिफरेंट इन सर्टेन वेज एंड देन ट्रीटिंग देम अकॉर्डिंगली। लेबलिंग मीन्स हम किसी की पहचान किसी एक लेबल के थ्रू करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है तो हम उसे तर्क वितर्क में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वो डिबेट में बहुत अच्छा है तो हम उसे उसी चीज़ से पहचानते हैं। कोई भी अगर डिबेट का नाम लेता है तो हम उसके सामने फ़ौरन बोल देंगे कि वो डिबेट में बहुत अच्छा है, आप उससे जाकर मिलो। वो लिखने में बहुत अच्छा है, आप उससे मिलो, वो उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो इस टाइप के लेबल हम पर लग जाते हैं हमारे जो काम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है लाइफ स्किल। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। अब लाइफ स्किल क्या है? एबिलिटी फॉर एडेप्टिंग बिहेवियर that enables us to deal effectively with the demand and challenges of everyday life। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें चैलेंजेस मिलते हैं, उतार चढ़ाव जो आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो उनको किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से हम उन्हें अपने जीवन कौशल के थ्रू ईज़िली उन्हें सॉल्व करते हैं। तो उसके कुछ हमें 10 स्किल्स दी गई हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमें 10 लाइफ स्किल्स बताई गई हैं जिनके थ्रू हम अपने लाइफ चैलेंजेस को, एवरीडे चैलेंजेस से ओवरकम हो सकते हैं। सो फर्स्ट है हमारा सेल्फ अवेयरनेस। हमें खुद को अवेयर रखना चाहिए। एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, कोपिंग विद स्ट्रेस एंड कोपिंग विद इमोशंस। तो ये सारी एबिलिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों को, इन सभी एबिलिटीज़ को हमें अपने अंदर एड ऑन करना चाहिए, तभी हम अपनी एवरीडे लाइफ चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। दैट आर लाइफ स्किल्स। उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स की क्या इम्पोर्टेंस है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो हमारी आत्म अवधारणा है उसको हम सकारात्मक बना सकते हैं। हमारी जो पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हो सकता है ड्यू टू लाइफ स्किल्स। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ स्टीम। अपनी सेल्फ स्टीम को हम लाइफ स्किल के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग नॉलेज इनटू विजडम, टू डेवलप आर्ट ऑफ लिविंग, to cope with challenges of life, building healthy relationship, to set our life goals, development of personal values system। तो ये सारी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ स्किल्स की। इसके बाद डिफरेंट मेथड्स टू इन्हेंस लाइफ स्किल। किसी भी इंसान के अंदर हम लाइफ स्किल्स को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से उन्हें इन्हेंस कर सकते हैं। सो उसके लिए कुछ यहाँ हमें मेथड्स, तो यहाँ कुछ हमें मेथड्स बताए गए हैं जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ स्किल को इन्हेंस कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा डिबेट। डिबेट में हमें नई नई चीज़ों के बारे में, तर्क वितर्क के बारे में पता चलता है, जिससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, बहुत सारी हमारे स्किल्स का हमारे अंदर विकास होता है। स्टोरी टेलिंग, हमें कहानी सुनाना आना चाहिए। अगर हम कहानी सुनाएंगे तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, दूसरों के सामने बोलने की हमारे अंदर हिम्मत आएगी। तो हमें स्टोरी टेलिंग भी बहुत अच्छा मेथड है लाइफ स्किल को इन्हेंस करने का। सिचुएशन एनालाइज एंड केस स्टडी, अलग अलग सिचुएशंस को, अलग अलग केस स्टडी को हमें पढ़ना चाहिए। रोल प्ले, हमें रोल प्ले करने चाहिए, किसी भी कार्टून का, किसी रोल मॉडल का, किसी भी इंसान का, किसी टीचर का, हमें रोल प्ले करने चाहिए। इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है और हमें मोटिवेशन मिलती है कुछ न्यू करने की। स्टिमुलेशन हमें करना आना चाहिए। डिस्कशन में हमें पार्ट लेना चाहिए। एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग, अपने दिमाग से हमें नई नई चीज़ें सोचनी चाहिए, उन चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में
में इंक्लूड करना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पूरा यूनिट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमने इस यूनिट में डिस्कस ना किया हो। सो आई होप कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको होती है सो आप ईज़िली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अगर यूज़फुल लगी हो तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।